एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार। भाभी जब ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की रही होगी। बढ़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से तो ऐसे लरसती थी जैसे कसाई से गाय, मगर साल भर के अंदर वो तो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी जरा आजाद किस्म के खानदान से थी, कॉन्वेंट में तालीम पाई थी। पिछले साल उसकी बड़ी बहन एक ईसाई के साथ भाग गई थी, इसलिए इसकी शादी पट कर दी गई। भाभी आज़ाद फ़ज़ा में पली थी, हिरनियों की तरह कलांचे भरने की आदी थी। मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर सख्त पाबंदी थी, और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से इसे पक्की गृहस्थ ना बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा इसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसा के वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। वो 3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठस हो गई। अम्मा उसे मुर्गी का शोरबा गोंद सटोर के पिलाती, भैया टॉनिक पिलाते, और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना ही छोड़ दिया था। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी, आंखों में मनो काजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या सुर्ख। भाभी ज़्यादातर गुलाबी या सुर्ख कपड़े ही पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चपड़ कर बांधे गए थे कि पता नहीं चलता था कि वो परकती मेल है। अब उसके बाल बढ़ तो गए थे, लेकिन पैर दर पे बच्चे होने की वजह से वो जरा सी गंजी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कस कर मैली धज्जी ही बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसे ही बड़ी प्यारी लगती थी, और मैके और ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी भी बड़ी प्यारी, सजल नक्शा, मक्खन जैसी रंगत, सडोल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई। भैया उससे 9 बरस बड़े थे, मगर उसके सामने लौंडे से लगते थे। वैसे ही सिडोल कसरती बदन वाले, रोज़ वर्जिश करते, बड़ी एहतियात से खाना खाते,
बड़े हिसाब से सिगरेट पीते, यूं ही कभी विस्की बियर चख लेते। उनके चेहरे पर अब भी लड़कपन था। थे भी 31 बरस के, मगर 24-25 बरस के ही लगते थे। उफ, भैया को जीन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बेआस्तीनों की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की शलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो शलवार कमीज के काबिल ही नहीं रह गई थी। वो तो बस ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन पहने घूमा करती थी। कोई पुरतकल्लुफ़ मेहमान आ जाता तो उमूमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर आना पड़ता तो मलगजी सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी, उसे रंडियों की तरह बन सवर कर किसी को लुभाने की क्या ज़रूरत थी। और शायद भाभी यूं ही गूदड़ बनी, अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो उसे सुबह शाम उठकर झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए थे और भैया को बादामी पापड़ भाते थे। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। हाय, भाभी थी कि फरिश्ता। मैं तो कॉलेज से आकर बावर्ची खाने में जाने पर किसी तरह मजबूर ही नहीं की जा सकती थी, और ना ही मेरा शाम का पुरतकल्लुफ़ लिबास बावर्ची खाने के लिए मौजूद था। इसके अलावा मुझे पापड़ तलने ही कब आते थे। दूसरी बहनें भी मेरी कतार में खड़ी हुई थीं। फरीदा का मंगेतर आया हुआ था, वो उसकी तरफ जुटी हुई थी। रजिया और शमीम अपनी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में मसरूफ थी। वो क्या पापड़ तलती, और हम सब तो बाबुल के आंगन की चिड़ियाँ थीं और उड़ने के लिए पर तोल रही थीं। दाएं से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भिन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक जकन में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पतली नागन सी लड़की कटे हुए बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी। हम सब भी हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर पूछे गछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने में फुदकने लगा, और जब उसे ये मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लौंडा समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो वो और भी जोर जोर से कह लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो इसी दिन अपने चच्चा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो किस्मत से भैया जी की प्याली पर आन कूदा। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मसूर सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ा कर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए, प्लेट टेढ़ी होकर पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। आइए चाय पी लीजिए। उसके बाल स्याह भंवरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे।
भाभी उन्हें ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तोलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर उसे दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भिजे हुए थे, नथने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गदगदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाख चटाख 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। तुम्हारी मम्मी तो बहुत गुस्से वाली लगती है। मम्मी, ये हमारी भाभी है। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, जहालत है। नहीं, भाभी ने 15 साल की उम्र में मार्टी से सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तो तुम्हारा मतलब है कि ये मुझसे 3 साल छोटी है। मैं तो सिर्फ 26 साल की हूँ। तब तो वाकई छोटी हैं। और मैं समझी कि वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें जरा कमजोर हैं, लेकिन ऐनक पहनने से मुझे सख्त नफरत है। उन्हें बुरा लगा होगा ना? नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी। कौन भाभी? भैया अपनी बीवी पर जान निसार करते हैं। बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी ना? ये कोई 25-26 साल के होंगे। भला मुझे तो मालूम ही ना था कि 20वीं सदी में भी बगैर देखे शादी होती है। तुम्हारा तो हर अंदाजा ही गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर ही पसंद कर लिया था, तभी तो उनकी शादी हुई थी। लेकिन तब वो कमल के फूल की तरह नाजुक और हसीन थे। तो फिर ये क्या हो गया इनको शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मलका है, बच्चों की मलका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। और वैसे भी भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। भाई चाहे जो भी हो, मुझसे कोई प्यार करे ना करे, मैं तो कभी भी किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा ना बनूं। और वैसे माफ करना, होंगी कभी तुम्हारी भाभी बहुत हसीन, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका नुक्ता नज़र भैया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती सीधी सेडोल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी, भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलट कर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया की तरफ देखा और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई प्यालियां समेट रही थी, मगर उसने एक नजर न आने वाला तार देख लिया था जो भैया जी और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम पप्पू के साथ सांबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीज कुत्ता उसकी टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी। उसकी सडोल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थी। स्याह रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे,
बाहें थर्रा रही थीं, होंठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जबान निकालकर अपने होंठ को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थीं और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुगलियां कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डर कर उन्होंने कुछ अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं। वो तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत इन्हमाक से केक उड़ाने में मसरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निगल रही थीं। टोसों पर ढेर सा मक्खन और जेली थोप कर देख खाए जा रही थीं। भैया और शबनम को देख देख कर हम सभी परेशान थे और शायद भाभी फिक्रमंद हो गई। वो अपनी परेशानी को मुरगन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव और कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया जी और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी लौंडे लगने लगे थे।
भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहनी औरतों से बहुत नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी, भैया बहुत शरीर हो गए थे। एकदम से वो दांत कचकचा कर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों में से बॉम्बल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसियाकर रह जाते, जैसे तखय्युल में वो शबनम ही को उठा रहे थे, और भाभी कटी गाय की तरह नादिम होकर फौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठड़ी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तरीके पर उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने तोशक लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक मालूम नहीं होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने उनका बोटा पकड़कर कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान लग रही हो। भाभी जलकर बोली, 4 बच्चे होने के बाद कमर? मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो गद्दा नहीं बनी, उन्होंने अपने सडौल जिस्म को ठोक बजा कर कहा। और भाभी मुंह थुथाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुरियाँ लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियाँ देने लगे, मगर वो कहाँ हाथ आने वाली थी। ऐसा अड़ंगा लगाया कि गड़ाप से औंधे मुँह गिर पड़े। जब नहा कर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होंठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गिटारचा की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल कुछ और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेज़ी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने पर जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फुरेरी ली जैसे खुबानियाँ ना हो, सांप और बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा। और भैया भाभी को घूरने लगे। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गईं। भैया का निश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ़ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोता देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई डबल रोटी के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। इसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। ज़रा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और बारहा भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खूंख्वार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसूट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां निकाल देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में जकड़ कर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और छेंपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोंचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थीं, लड़ती हुई छोटी सी पशमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने हल्ला बोल दिया था तो वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही ना आता था और अगर आता भी तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डेल डोल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई की गठड़ी को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए,
ना बिगड़े, शर्मिंदा, उदास, सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तो फिर भाभी के चचाजाद भाई थे। उन्हें देखकर वो बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने भाभी को 5 साल बाद देखा था। वो गोल गेंद को देखकर थोड़ी देर के लिए सटपटाए, फिर उन्होंने भाभी को नन्ही बच्ची की तरह सीने से लगा लिया। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतज़ार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया गया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसूटने की हिम्मत ना पड़ी। सहम कर ठिठक गईं और फिर भाभी ने अपनी निस्वानियत की पूरी तरह बेआबरूई कर डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहती। खुदा मुझे तलाक ना दो, मैं सारी जिंदगी वही गुजार दूंगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, मत छोड़ो मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकता, तलाक मैं दे चुका। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। आशियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर हो गए। 7-8 साल पल झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चकफेरियों में उलझे रहे, मगर जब उनका ख़त आया कि वो बम्बई आ रहे हैं तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया जी ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह उनसे लिपट गई। शबनम मुझे कहीं नज़र ना आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गरम गरम गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो तो लगती भी शबनम ही थी, मगर आज मेरे मुंह से बेख्तियार शबनम भाभी निकल गया। शबनम की फुआर इन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का थोदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरेरे थे
एक तोला गोश्त इधर न उधर, वही कमसन लड़कों जैसे घने बाल। हाँ, बस 2-4 सफ़ेद चांदी के तार कनपटियों पर झांकने लगे थे, जिनसे वो और भी हसीन और बावकार मालूम होते थे। वैसे के वैसे चट्टान की तरह जमे हुए थे। लहरें तड़प तड़प कर चट्टान की ओर लपकती हैं, अपना सर उसके कदमों में दे मारती हैं, पाश पाश होकर बिखर जाती हैं, मादूम हो जाती हैं, हार थक कर वापस लौट जाती हैं। कुछ वहीं उसके कदमों में दम तोड़ देती हैं और नई लहरें फिर सरफरोशी के इरादे समेटे चट्टान की तरफ खिंची चली आती हैं। और चट्टान इन सजदों से दूर तन से मुस्कुराता रहता है, अटल, लापरवाह और बेरहम। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है, जबकि भाभी, मैंने शहनाज को हमेशा भाभी ही कहा था। हाँ, तो शहनाज भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई थी। ये नागन उन्हें डस कर बेसुध कर देगी, उन्हें मज़ा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से इस गोश्त के ढेर में उस शबनम की फुआर को ढूंढ रही थी जिसने शहनाज के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, बजाय इस आग में भस्म हो जाने के भैया तो और भी सोने की तरह तप कर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम झुलसी हुई मटियाली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली आंखें गदली और बेरौनक हो गई थीं। पतली नागन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हामला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक चमकीली शाखों जैसी बाहें मुकद्दर की तरह गावदुम हो गई थीं। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थीं। भवें शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थीं, जब ही इतनी गहरी पेंसिल लगाना पड़ी थी। भैया रिट्स में ठहरे। रात को हम डिनर पर वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे उरूज पर
हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया जी को ढूंढ रही थी। बैरा तरोताज़ा रसभरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे, आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर नीम तारीक बालकनी में भैया खड़े मिस्री रकासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी पुरशौक निगाहें रकासा की नशीली आंखों से उलझ रही थीं। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक बेहंगम पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी हुई थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रकासा का बाजू थामे अपनी मेज की तरफ लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रकासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रकासा दम बखुद रह गई, जैसे उसने उनकी रफ़ीक़ा हयात को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में गलता देख लिया हो। वो हैबत ज़दा होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्म व रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। शबनम